कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिशियल रॉयल डॉक्यूमेंट से, जिसमें फर्डा की सगाई आर्च डचेस वाल्डा के साथ तय कर दी जाती है। जैसे ही फर्डा उस कागज को पढ़ता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए यह शादी किसी सपने का नहीं, सीधा मौत का फरमान थी। उसका ठंडा और बेरहम बाप सिर्फ इतना कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो इसका मतलब क्या है। फर्डा के पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो मना करके हमेशा के लिए फैमिली से निकाल दिया जाए, या फिर हाँ बोलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। सबसे दुख की बात यह थी कि फर्डा की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अपने बाप से थोड़ी सी इज्जत और इस फैमिली का हिस्सा माना जाना। लेकिन वो एक बीमार और इलिजिटिमेट बेटा था, इसलिए बचपन से ही सर्वेंट्स उसका मजाक उड़ाते रहे और फैमिली उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। फिर भी फर्डा ने कभी हार नहीं मानी। रोज तलवार की प्रैक्टिस करता, अपने कमजोर शरीर की परवाह किए बिना। उसके हाथ खून से भर जाते, लेकिन वो रुकता नहीं था। दूर खिड़की से उसका बाप सब कुछ देखता रहता, मगर उसकी आंखों में न प्यार था न ही फख्र, बस ठंडी बेरुखी। एक दिन उसका ही रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तू नाइट बनेगा, अपनी औकात देखी है, और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। उसे ब्लू आइड बास्टर्ड कहकर बेइज्जत किया जाता है। फर्डा आंसू रोककर सिर्फ एक बार अपने बाप की तरफ देखता है। शायद इस बार वो उसका साथ दे, लेकिन उसका बाप पहले ही वहां से चला जाता है। उस पल फर्डा समझ जाता है कि इस घर में उसके लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। सब कुछ सहने के बाद वो खुद ही रोजनोवा फैमिली छोड़ने का फैसला कर लेता है, और उसका बाप, उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं आता। गेट बंद करते हुए सिर्फ इतना कहता है, आज से तुम रोजनोवा फैमिली का हिस्सा नहीं हो। फर्डा अपने जख्मी हाथों को देखता है और उसके दिल में पहली बार न दर्द न उदासी, सिर्फ नफरत पैदा होती है। वो कसम खाता है कि जिस फैमिली ने उसे कचरे की तरह फेंका है, एक दिन वो उन सबको पछताने पर मजबूर करेगा। तभी अचानक उसके नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है और उसके अंदर एक अंधेरी शक्ति जाग उठती है। उस दिन फर्डा ऑफिशियली एक मेज बन जाता है। 18 साल की उम्र में जब वो मैजिक एकेडमी पहुंचता है, तो बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या फायदा, इतनी लेट एज में मैजिक सीखने आया है, लग जाएंगे तुझे बेसिक समझने में ही कई साल। लेकिन अगले ही पल फर्डा अपनी असली पावर दिखा देता है। उसके शरीर से इतनी खौफनाक माना निकलती है कि वहां मौजूद हर इंसान डर के मारे जम जाता है। एक लाल रंग का मैजिक सर्कल चमकता है और सबको पता चल जाता है कि फर्डा की पावर किसी टैलेंट से नहीं, बल्कि उसकी नफरत से चलती है। जितनी ज्यादा नफरत, उतनी ज्यादा ताकत। उसकी डिस्ट्रक्टिव मैजिक सब कुछ तबाह कर देती है। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद फर्डा 6th सर्कल मेज बन जाता है और फिर वो वापस लौटता है उसी रोजनोवा फैमिली के पास, लेकिन इस बार कमजोर बेटा बनकर नहीं, अपनी रिवेंज की आग लेकर। सबसे पहले वो उन सर्वेंट्स को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। फिर अपने ही भाइयों के दिल में इतनी नफरत भर देता है कि वे एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। पूरी रोजनोवा फैमिली अपने ही हाथों बर्बाद हो जाती है। आखिर में उसका बाप उसके सामने घुटने टेक देता है और भीख मांगता है, मुझे जल्दी मार दो। लेकिन फर्डा उसे तुरंत नहीं मारता। वो मजबूर करता है कि वो अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखे, और इसी दर्द के साथ रोजनोवा नाम हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाता है। अपना बदला पूरा करने के बाद भी फर्डा की कहानी खत्म नहीं होती। अब पूरा कॉन्टिनेंट उसे पब्लिक एनिमी घोषित कर देता है। हजारों सोल्जर्स और पावरफुल मेज उसका शिकार करने निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। फर्डा और भी पावरफुल होता चला जाता है और आखिरकार 8 सर्कल आर्चमेज बन जाता है। अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, 9th सर्कल हासिल करके डेमीगॉड बनना। लेकिन उसके लिए एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसे देखकर खुद फर्डा भी हैरान रह गया। उसे चाहिए था रेड ड्रैगनेस वोल्डा ड्रोवा का दिल, वही वोल्डा जिससे कभी उसकी शादी होने वाली थी। किस्मत का मजाक देखो, जिस लड़की से उसकी सगाई हुई थी, आज उसी को मारने के लिए वो उसके सामने खड़ा था। वोल्डा शांत आवाज में कहती है, कितनी अजीब बात है, जिस इंसान से मेरी शादी होने वाली थी, आज वही मुझे मारने आया है। खून से लथपथ फर्डा गुस्से में कहता है, चुपचाप मर जाओ। लेकिन ड्रैगनेस वोल्डा बिल्कुल शांत थी। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, सब लोग मुझे टायरेंट कहते हैं, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैंने कभी ह्यूमन वर्ल्ड के मामलों में दखल ही नहीं दिया, फिर मेरी गलती क्या है? ये सवाल सुनते ही फर्डा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आंखें खूनी इरादे से चमक उठती है। वो जोर से चिल्लाता है, तुम्हारी शादी की जिद ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मेरी फैमिली ने घर से निकाल दिया। वोल्डा हैरान होकर पूछती है, तो तुम्हें लगता है इस सब की जिम्मेदार मैं हूं? फर्डा बिना एक पल सोचे जवाब देता है, हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नरक बन गई। अब तुम भी वही दर्द महसूस करो। फर्डा की बात सुनने के बाद पहली बार वोल्डा के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है।
वो धीरे से कहती है, अब मुझे सब समझ आ गया। फर्डा एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो अपने डाउट्स को साइड में रखकर अपनी सारी माना इकट्ठी करने लगता है। तभी एक विशाल ड्रैगन क्लॉ बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है। पूरा एरिया जोर से हिल उठता है। फर्डा अटैक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भयानक इंपैक्ट से खून उछल पड़ता है। उसे लगता है ड्रैगनेस ने उस पर वार किया है, मगर अगले ही पल जो सीन उसके सामने आता है उसे देखकर वो बिल्कुल जम जाता है। वॉल्डा अपने ही पंजों से अपना सीना चीर रही थी। फर्डा हैरान रह जाता है, वो खुद को क्यों मार रही है? वॉल्डा धीरे से कहती है, तुम्हें 9th सर्कल तक पहुंचने के लिए ड्रैगन हार्ट चाहिए ना? यह सुनकर फर्डा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वॉल्डा अपना ही हार्ट डिस्ट्रॉय करने वाली है। वो गुस्से और घबराहट में चिल्लाता है, रुक जाओ! लेकिन देर हो चुकी थी। वॉल्डा के पंजे उसके सीने के और अंदर घुस जाते हैं। तेज गोल्डन लाइट हर तरफ फैल जाती है। फर्डा पूरी ताकत से अटैक करता है, सिर्फ इसलिए ताकि ड्रैगन हार्ट बच जाए। लेकिन उसके अटैक से वॉल्डा का शरीर और ज्यादा जख्मी हो जाता है। खून हर तरफ बहने लगता है। फर्डा पैनिक में आ जाता है। उसे डर था कहीं उसका सबसे जरूरी ड्रैगन हार्ट ही बर्बाद ना हो गया हो। तभी उसकी नजर वॉल्डा के सीने के अंदर चमक रहे एक गोल्डन हार्ट पर पड़ती है। ड्रैगन हार्ट बिल्कुल सलामत था और फिर वॉल्डा अपने हाथों से वो हार्ट निकालकर फर्डा की तरफ बढ़ा देती है। फर्डा हैरान होकर पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे आसानी से मार सकती थी, फिर अपनी जान क्यों दे रही हो? वॉल्डा हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। चाहे मेरी गलती ना भी हो, लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस ही तुम्हारे दर्द की वजह बन गई। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताती है, मैं खुद भी कभी खुश नहीं थी। मेरे अंदर ड्रैगन ब्लड की एक पागल सी प्यास है जो बिना वजह सब कुछ तबाह करना चाहती है। मैंने हमेशा उस इंस्टिंक्ट से लड़ने की कोशिश की। उसके दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती हैं, जहां उसकी ताकत ने पूरे के पूरे शहरों को मिटा दिया था। इंसान उसे देखकर सिर्फ डरते थे, जबकि उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक नॉर्मल और खुश जिंदगी जीना। लेकिन उसकी खुशी हमेशा दूसरों के लिए तबाही बन जाती थी। वॉल्डा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, अगर मेरी मौत से तुम्हें खुशी मिल सकती है तो शायद मेरी जिंदगी बेकार नहीं थी। ये कहकर उसका विशाल ड्रैगन बॉडी रोशनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलकर हवा में बिखरने लगता है। फर्डा चुपचाप उसे देखता रहता है। जिस इंसान से वो पूरी जिंदगी नफरत करता रहा, उसकी मौत देखकर उसके दिल में अजीब सी खालीपन पैदा हो जाती है। वो खुद समझ नहीं पाता कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। गुस्से में वो खुद से कहता है, मरते मरते भी उसने मेरे दिमाग से खेल दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर ड्रैगन हार्ट पर पड़ती है। अब उसका सपना बिल्कुल उसके सामने था। फर्डा उस चमकते हुए ड्रैगन हार्ट को उठा लेता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी डिवाइन एसेंस एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द फैल जाता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, जैसे उसका हर सेल दोबारा जन्म ले रहा हो। उसका सिर्फ एक ही गोल था, 9th सर्कल हासिल करना और एक डेमीगॉड बनकर इंसानों की सारी हदें तोड़ देना। अचानक तेज रोशनी के बीच फेडा का पूरा शरीर गायब हो जाता है। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीब सी अंधेरी और खाली दुनिया में पाता है। ना जमीन, ना आसमान, बस हर तरफ गहरा अंधेरा। उसे लगता है जैसे वो किसी बेअंत दलदल में डूब रहा हो। तभी उसके आसपास वॉल्डा की यादें दिखाई देने लगती हैं। पहले तो फेडा सोचता है शायद ड्रैगन हार्ट एब्जॉर्ब करने का ये कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में इमोशंस का ऐसा तूफान उठता है जिसे वो संभाल ही नहीं पाता। चमकते हुए रोशनी के धागे उसके शरीर को घेर लेते हैं और अचानक उसके सामने वॉल्डा की असली यादें खुलने लगती हैं। फेडा घुटनों के बल गिर पड़ता है, क्योंकि अब वो सिर्फ यादें नहीं देख रहा था, बल्कि वॉल्डा का हर दर्द, हर तन्हाई और हर आंसू खुद महसूस कर रहा था। उसे पहली बार सच का पता चलता है, जिस ड्रैगनेस से वो पूरी जिंदगी नफरत करता रहा, वो अंदर से कितनी अकेली थी। हजारों सालों का दर्द और दुनिया को गले लगाने की एक मासूम सी ख्वाहिश, बस इतना ही तो था उसके दिल में। उस पल फर्डा को एहसास होता है कि उसकी अपनी नफरत वाल्डा के दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूट चुका था। वो खुद से पूछता है, मैंने आखिर उसके साथ क्या कर दिया? क्या बदला और ताकत वाकई इतनी कीमती थी? तभी उसके सामने उसका बचपन आ जाता है। छोटा सा फर्डा अकेले बैठकर चुपचाप ड्राइंग बना रहा था। उस सीन को देखकर उसे याद आता है कि उसका असली सपना क्या था। न बदला, न दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, वो तो बस
एक प्यार करने वाली फैमिली चाहता था, एक ऐसी जिंदगी जहां सुकून हो। लेकिन नफरत के रास्ते ने उसे सिर्फ बर्बादी दी। फेरडा वोल्डा की तरफ देखता है और सोचता है क्या वो भी सिर्फ एक नॉर्मल और खुश जिंदगी चाहती थी। उसके दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन भर जाता है। अब उसे समझ आ चुका था, एब्सोल्यूट पावर का कोई मतलब ही नहीं। वो वोल्डा की लाश को देखता है जो उसके अपने हाथों से मरी थी और आंसुओं के साथ कहता है अब इस ताकत का क्या फायदा। नाइन्थ सर्कल की पावर उसे एक आखिरी स्पेल देती है, एक ऐसा स्पेल जो सब कुछ बदल सकता था। उस स्पेल का नाम था विश। फेरडा अपने पुराने अस्तित्व को अलविदा कहता है और एक विशाल मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर देता है। अचानक कोई उसका नाम पुकारता है, फेरडा। वो घबराकर आंखें खोलता है और देखता है कि वो दोबारा अपने बाप के ऑफिस में खड़ा है। उसका बाप गुस्से में डांटते हुए कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। फेरडा हैरान रह जाता है क्योंकि उसका बाप तो कब का मर चुका था। तब उसे समझ आता है कि वो किसी तरह पास्ट में वापस आ गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज वही दिन था जिस दिन उसकी वोल्डा के साथ एंगेजमेंट डिसाइड हुई थी। उसका बाप फिर वही पुरानी बात दोहराता है, अगर तुमने ये शादी ठुकरा दी तो पूरी फैमिली को उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस बार फेरडा चुप नहीं रहता। वो शांत आवाज में कहता है, मैं ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता हूं। ये सुनकर पूरी रोजनोवा फैमिली शॉक में आ जाती है। सबको लगता था फेरडा डर कर भाग जाएगा, लेकिन इस बार उसने अपनी किस्मत से भागने के बजाय उसका सामना करने का फैसला किया था। जब उसका बड़ा भाई हुकान ये खबर सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो सीधा फेरडा के रूम में पहुंच जाता है ताकि उसका मजाक उड़ा सके, लेकिन अंदर का सीन देखकर वो खुद सन्न रह जाता है। जहां पहले डरा हुआ और रोता हुआ फेरडा होता था, आज वहां एक बिल्कुल शांत और मजबूत इंसान खड़ा था। हुकान गुस्से में बोलता है, अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, तुझे अपनी मौत के पास जाना है। लेकिन फेरडा बिना उसकी तरफ देखे आराम से तैयार होता रहता है। उसके चेहरे पर न डर था न गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। फेरडा कहता है, मैंने सर्वेंट्स को बाहर इसलिए भेजा क्योंकि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। हुकान को यकीन ही नहीं होता कि ये वही कमजोर और डरा हुआ भाई है। फेरडा ठंडी आवाज में बोलता है, मुझे पता है ये एंगेजमेंट सिर्फ मुझे फैमिली से निकालने का बहाना है। हुकान हंसकर कहता है, तू मरने जा रहा है, जानता है ना वाल्डा का पहला फियांसे कौन था। फेरडा शांत रहता है, उसे सब याद था। वाल्डा का पहला फियांसे एम्पायर का थर्ड प्रिंस था, एक ऐसा प्रिंस जिसे पूरा एम्पायर परफेक्ट मानता था। उसने तो थ्रोन तक छोड़ दिया था सिर्फ वाल्डा से शादी करने के लिए। लेकिन एंगेजमेंट के सिर्फ एक दिन बाद उसकी हालत इतनी बुरी कर दी गई कि वो पहचान में भी नहीं आता था। हुकान हंसकर बोलता है, जहां एक प्रिंस नहीं बच सका वहां तू क्या करेगा। फिर वो धमकी देता है, अगर भागने की कोशिश की तो मैं खुद तेरा सिर काट दूंगा। लेकिन इस बार फेरडा बिल्कुल नहीं डरता। वो सीधा हुकान की आंखों में देखकर कहता है, मेरी फिक्र छोड़, पहले अपनी गंदी ख्वाहिशों का ख्याल रख। फिर वह सबके सामने हुकान का सबसे बड़ा राज खोल देता है, तुम अपने ही बड़े भाई की बीवी के दीवाने हो। यह बात पूरी फैमिली जानती है। यह सुनते ही हुकान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह फेरडा पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन आसपास खड़े लोग उसे रोक लेते हैं। फेरडा बस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अपना चेहरा संभाल कर रखना, छोटे मोटे जख्म तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे ड्रैगनेस वाल्डा के खतरनाक इलाके की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वह महल से बाहर निकलता है, एक बूढ़ा बटलर जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। ड्रामा करते हुए वह कहता है, यंग मास्टर, इतने सालों तक आपकी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात थी। लेकिन फेरडा को सच पता था। उसे याद था एसी बटलर ने बचपन में उसके खाने में धीरे धीरे जहर मिलाया था। उसकी कमजोर सेहत कोई बीमारी नहीं, बल्कि इन्हीं लोगों की साजिश का नतीजा थी। एक पल के लिए फेरडा के अंदर पुरानी नफरत फिर से जाग उठती है। उसका मन करता है यहीं इसी गद्दार को खत्म कर दे, लेकिन इस बार वह अपने गुस्से पर काबू कर लेता है। वह बटलर के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और ताना मारते हुए कहता है, मेरी इतने सालों तक देखभाल करना सच में बहुत मुश्किल काम रहा होगा। अब रोजनोवा फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखना। यह कहकर वह कैरेज में बैठ जाता है और महल उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है। सफर के दौरान फेरडा खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता है कि पिछली जिंदगी में वह अपना बदला पहले ही ले चुका है। अब उसके दिल में नफरत की जगह सिर्फ सुकून था। उसे एहसास होता है कि बदले वाली मैजिक एक नशे की तरह थी। शुरू में वह बहुत एक्साइटिंग लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उसकी इंसानियत ही छीन ली।
उस मैजिक ने उसे पागल बना दिया था। अब वह दोबारा उस अंधेरे रास्ते पर कभी नहीं चलना चाहता। थोड़ी देर बाद कैरेज रुक जाती है। ड्राइवर कहता है, यंग मास्टर, यहीं से फॉरबिडन टेरिटरी शुरू होती है, आगे हम नहीं जा सकते। ड्राइवर उसे गुड लक बोलकर वापस चला जाता है। अब फेडा जंगल के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी उसे महसूस होता है कि कोई झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहा है। अगले ही पल एक खूबसूरत मेड सामने आती है। वह झुककर कहती है, मेरा नाम रूरी है, मैं लेडी वाल्डा की सर्वेंट हूँ। क्या आप वही फियांसे हैं जिनका हमें इंतजार था? फेडा शांत होकर हाँ में सिर हिला देता है। रूरी कहती है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको कैसल तक ले चलती हूँ। रास्ते में फेडा सोचने लगता है कि पूरा आर्कन एम्पायर अपनी ताकत पर कितना घमंड करता था, लेकिन जब डेमन आर्मी ने हमला किया तब कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। सिर्फ एक इंसान, या कहना चाहिए सिर्फ एक ड्रैगनेस, वाल्डा ड्रोवा, उसने अकेले ही डेमन आर्मी को रोककर पूरी इंसानियत को बचा लिया। फिर भी दुनिया उसे हीरो नहीं, टायरेंट कहती थी। लोग उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते रहे। तभी जंगल के अंधेरे से कई भयानक मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। एक मॉन्स्टर फेडा पर झपटता है, लेकिन हमला करने से पहले ही कोई इनविजिबल फोर्स उसे डराकर भगा देती है। रूरी मुस्कुराकर कहती है, डरने की जरूरत नहीं, जब तक मैं साथ हूं कोई भी क्रीचर आपको छू भी नहीं सकता। चलते चलते फेडा पूछता है, तुम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गई? रूरी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में जवाब देती है, अगर मैं उड़कर आती तो सिर्फ 10 सेकंड लगते। यह सुनकर फेडा समझ जाता है कि रूरी कोई आम मेड नहीं, उसके अंदर भी ड्रैगन ब्लड बह रहा है, बस उसने अपने सींग और पूंछ को छुपा रखा है। लंबे सफर के बाद फेडा थककर रुक जाता है। रूरी तुरंत कहती है, अगर चाहे तो मैं आपको उठाकर उड़ा सकती हूँ, लेकिन फेडा सीधा मना कर देता है, मैं किसी सर्वेंट की गोद में बैठकर नहीं जाऊंगा। रूरी कुछ देर तक उसकी तरफ घूरती रहती है, फिर ठंडे लहजे में बोलती है, रेस्ट बाद में, मेरी लेडी आपका इंतजार कर रही हैं। बेचारा फेडा मजबूरन फिर से चलना शुरू कर देता है और मन ही मन सोचता है, शादी करना वाकई इतना मुश्किल होता है क्या? आखिरकार शाम होते होते दोनों एक विशाल कैसल के सामने पहुंच जाते हैं। रूरी बड़े दरवाजे पर जोर से दस्तक देती है और बुलंद आवाज में कहती है, लेडी वाल्डा, आपके फियांसे पहुंच चुके हैं। दरवाजे के पीछे से आने वाली ड्रैगन ऑनरा को महसूस करके फेडा को तुरंत समझ आ जाता है कि असली ड्रैगन की ताकत कितनी खौफनाक होती है। रूरी उसे बाहर रुकने को कहती है और अंदर इजाजत लेने चली जाती है। कुछ देर बाद वह वापस लौटकर वाल्डा का मैसेज सुनाती है। लेडी वाल्डा कहती हैं, उन्हें तुम्हारी हिम्मत की तारीफ है, लेकिन वह जबरदस्ती की एंगेजमेंट में यकीन नहीं रखती, तुम वापस चले जाओ। यह सुनकर फेडा एक पल के लिए चुप हो जाता है। पिछली जिंदगी होती तो शायद वह बिना सोचे भाग जाता, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। इस बार यहां आना उसकी मजबूरी नहीं, उसका अपना फैसला था। वह सीधा जवाब देता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इस एंगेजमेंट को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करता हूं। रूरी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तभी अचानक सोने के सिक्कों से भरा एक भारी बैग फेडा के सामने फेंका जाता है। वाल्डा का नया मैसेज आता है, ये सारा सोना ले लो, रोजनोवा फैमिली छोड़ दो और कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन फेडा बैग की तरफ देखता तक नहीं। वह शांत आवाज में कहता है, मुझे ना ताकत चाहिए न दौलत, मैं सिर्फ लेडी वाल्डा से अपना वादा निभाना चाहता हूं। यह कहकर वह घुटनों के बल बैठकर पूरे सम्मान के साथ अपनी एंगेजमेंट दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है। रूरी गहरी सांस लेती है, उसका सब्र अब टूट चुका था। वह अपनी मुट्ठी कस लेती है और उसके शरीर से एक खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। फिर वह उंगली दिखाते हुए चिल्लाती है, अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। फेडा तुरंत समझ जाता है, यह वाल्डा का हुक्म नहीं था, यह रूरी की अपनी वार्निंग थी। अगले ही पल रूरी का असली रूप सामने आने लगता है। उसके सिर पर सींग निकल आते हैं, हाथों में तेज पंजे उग जाते हैं और हरे रंग की भयानक एनर्जी पूरे जंगल को हिला देती है। फेडा उस ड्रैगन ऑनरा का प्रेशर महसूस करता है, उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। रूरी गुस्से में कहती है, ह्यूमन सिर्फ लालची होते हैं, उन्हें सिर्फ पावर और दौलत चाहिए। तब फेडा को समझ आता है कि पिछली जिंदगी में थर्ड प्रिंस क्यों मरा था। वह वाल्डा से प्यार नहीं करता था, वह सिर्फ ड्रैगन की ताकत को कंट्रोल करना चाहता था। रूरी ठंडी आवाज में बोलती है, वह एक लालची और बेवकूफ इंसान था और तुम भी उसी जैसे लगते हो। इतना कहकर वह एक ही झटके में फेडा को जमीन पर गिरा देती है। फिर कहती है, अगर मेरी लेडी को धोखा दिया तो तुम्हारा अंजाम भी उस प्रिंस जैसा होगा। लेकिन इतने प्रेशर के बाद भी फेडा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
यह देखकर रूरी और भी कंफ्यूज हो जाती है। फेरडा शांत आवाज में कसम खाता है, मेरे दिल में कोई झूठ नहीं है, ना किसी ने मुझे मजबूर किया है, ना ही मैं यहाँ किसी फायदे के लिए आया हूँ। उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की यादें चलने लगती हैं, जहां वाल्डा ने अपना ही ड्रैगन हार्ट उसके लिए कुर्बान कर दिया था। फेरडा धीरे से कहता है, इस बार सब कुछ अलग होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लेडी वाल्डा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वह रूरी से कहता है, मुझे किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं, मैं लेडी वाल्डा से खुद बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर रूरी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जानलेवा हमला करने ही वाली होती है कि अचानक रुक जाती है। कुछ पल चुप रहकर वह कहती है, यहीं रुकना, मैं लेडी से पूछ कर आती हूँ। फेरडा बिना कुछ कहे शांति से वहीं इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ रूरी जाकर वाल्डा के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। वह सारी बात बताती है। लेडी, वह इंसान खुद आपसे एंगेजमेंट करना चाहता है। वाल्डा हल्की सी हैरानी के साथ पूछती है, सच? उसने इतनी हिम्मत से यह बात कही, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह इंसान अंदर से कैसा है। रूरी तुरंत जवाब देती है, वह बहुत कमजोर है, सिर्फ चलने से ही मर जाए ऐसा लगता है, ऊपर से थोड़ा बदसूरत भी है। वाल्डा तुरंत उसे टोक देती है, मैंने उसका चेहरा नहीं पूछा। रूरी शर्मिंदा होकर माफी मांगती है, फिर कहती है, लेकिन एक बात अजीब है, मैं ड्रैगन स्पॉन हूं, मेरी ऑरा देखकर बड़े बड़े लोग कांप जाते हैं, लेकिन उसने एक बार भी डर नहीं दिखाया। उसने सीधा मेरी आंखों में देखकर बात की। यह सुनकर वाल्डा हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, बहुत अच्छा। रूरी हैरान रह जाती है। वाल्डा धीरे से बोलती है, मैं हमेशा से ऐसे ही इंसान को ढूंढ रही थी जो मेरी आंखों में देख सके, बिना डरे। शायद अब हम नॉर्मल तरीके से बात कर पाएंगे। रूरी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वह पूछती है, क्या आप सच में उसके साथ एंगेजमेंट जारी रखेंगी? वाल्डा सीधा जवाब देती है, हाँ। कुछ देर बाद रूरी वापस फेरडा के पास आती है और कहती है, लेडी ने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको गेस्ट रूम दिखाती हूँ। फेरडा कमरे में पहुंचकर हैरान रह जाता है। कैसल का हर कोना बहुत साफ और सुंदर था। वह पूछता है, इस सब की देखभाल कौन करता है? रूरी गर्व से कहती है, मैं अकेली, मैं ही लेडी की इकलौती सर्वेंट हूं, फिलहाल तुम सिर्फ एक गेस्ट हो। फेरडा मुस्कुराकर पूछता है, गेस्ट? रूरी तुरंत जवाब देती है, शादी से पहले तुम्हारी इतनी ही औकात है। फेरडा बस मन ही मन सोचता है, यह लड़की तो लेडी की लॉयल गार्ड डॉग निकली। उसे पता चलता है कि एंगेजमेंट सेरेमनी 1 महीने बाद होगी, और वह भी ड्रैगन के सेक्रेट लेयर के अंदर, बिल्कुल प्राइवेट तरीके से। फेरडा शांति से हाँ में सिर हिला देता है। लेकिन रूरी अब भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। फर्डा के पास सिर्फ 1 महीना था इस अनजान और खतरनाक जगह में अपनी जगह बनाने के लिए। रूरी ने फिर सख्त आवाज में कहा, यहाँ किसी को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस के साथी बनना चाहते हो तो पहले खुद को उस लायक साबित करो। आज डचेस के पार्टनर का स्टेटस भी उनके बराबर होना चाहिए। फर्डा ने शांत होकर पूछा, क्या ये वाल्डा का ऑर्डर है? रूरी ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, ये मेरी कंडीशन है। लेडी वाल्डा इतनी सीधी और मासूम है कि वो हर छोटी बात पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उनकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। उसने फर्डा के कमजोर शरीर की तरफ देखते हुए कहा, आप साबित करो कि इस कमजोर बॉडी के अंदर वाकई कोई खास ताकत छुपी हुई है। अगर तुम फेल हुए तो ड्रैगन रेस कभी तुम्हें लेडी का असली साथी नहीं मानेगी। ये चैलेंज सुनकर फर्डा कुछ देर तक चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो सोचता है, वाल्डा वाकई बहुत लकी है, उसके पास रूरी जैसी वफादार सर्वेंट है जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। उसे पिछली जिंदगी का वो पल याद आता है जब वाल्डा अपनी आखिरी सांस तक बिल्कुल अकेली थी। इस बार वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फेरडा रूरी से पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा? क्या एम्परर बन जाऊं? रूरी ठंडी आवाज में कहती है, एम्परर बनना भी काफी नहीं, हमें उससे भी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। ये सुनकर फेरडा कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है, ठीक है, अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। उसकी इतनी कॉन्फिडेंस देखकर रूरी इरिटेट हो जाती है। वो गुस्से में पूछती है, तुम इतने रिलैक्स क्यों हो? क्या तुम ड्रैगन्स को मजाक समझते हो या फिर तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है? फर्डा मुस्कुराकर जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें अपनी काबिलियत जरूर दिखाऊंगा। रूरी अब भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे समझ ही नहीं आता इतना कमजोर इंसान इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। उस रात पूरे कैसल पर चांदनी छा जाती है। फर्डा अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचता है। इस बार उसके पास पुरानी पावर्स नहीं थी, लेकिन उसके पास 9th सर्कल आर्चमेज का एक्सपीरियंस जरूर था। वो याद करता है कि हर मेज की शुरुआत फर्स्ट सर्कल से होती है। ज्यादातर लोग ब्लू सर्कल चुनते हैं क्योंकि वो धीमा जरूर होता है,
लेकिन सबसे स्टेबल और सेफ रास्ता है। वहीं रेड सर्कल नफरत से पैदा होता है और धीरे धीरे मेज को पागल बना देता है। फर्डा को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जहां उसने रेड सर्कल चुना था और बदले की आग में खुद को खो दिया था। इस बार वो फैसला करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो ब्लू सर्कल का रास्ता ही चुनेगा ताकि दोबारा कभी अंधेरे में ना डूबे। एक हफ्ता बीत जाता है। फर्डा रोज मेडिटेशन करता है, ब्लू माना को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फेल हो जाता है। वो निराश होकर गहरी सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि इस बार माना पहले से बिल्कुल अलग है। पुरानी यादें उसकी ज्यादा मदद नहीं कर रही थी। अब एंगेजमेंट में सिर्फ 3 हफ्ते बचे थे। तभी रूरी उसके कमरे में खाना लेकर आती है। वो ताना मारते हुए कहती है, देखा, 1 हफ्ता हो गया लेकिन तुम अब भी उतने ही कमजोर लग रहे हो। फर्डा आराम से खाना खाते हुए कहता है, मेहनत करता रहूंगा तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो है। उसे कोई नया तरीका ढूंढना होगा। तभी अचानक पूरा कैसल जोर जोर से हिलने लगता है। फर्डा तुरंत खड़ा हो जाता है। ये भूकंप है। रूरी शांत आवाज में जवाब देती है, नहीं, लेडी वॉल्डा शिकार पर गई है। वो ईस्टर्न कर्स लैंड से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही है। ये सुनकर फर्डा हैरान रह जाता है। सिर्फ लड़ते हुए वो इतनी दूर से पूरे कैसल को हिला रही थी। उनकी असली ताकत कितनी ज्यादा होगी इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। फर्डा तुरंत कहता है, मैं वो बैटल देखना चाहता हूँ। रूरी बिना सोचे मना कर देती है। तुम्हारे लिए ये देखना ठीक नहीं। फर्डा पूछता है, क्यों? रूरी हंसकर कहती है, एक नॉर्मल ह्यूमन उस लेवल की लड़ाई देखकर ही पागल हो जाएगा। हो सकता है डर के मारे एंगेजमेंट से पहले ही पैंट गीली कर दो। ये ताना सुनकर फर्डा जोर से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर मुझे लेडी वॉल्डा का साथी बनना है तो मुझे उनकी असली ताकत अपनी आंखों से देखनी होगी। रूरी कुछ देर उसे देखती रहती है, फिर बिना कुछ कहे अपने सफेद ड्रैगन विंग्स खोल देती है। अगले ही पल वो फर्डा को उठाकर आसमान में उड़ जाती है। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि फर्डा को लगता है जैसे टेलीपोर्ट हो गया हो। कुछ ही सेकंड में दोनों बैटलफील्ड के पास पहुंच जाते हैं। जमीन पर उतरते ही फर्डा के पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसका सिर घूमने लगता है और वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। रूरी ठंडी आवाज में कहती है, मुझे मत देखो, आगे देखो। वहां लेडी वॉल्डा तुम्हारा इंतजार नहीं बल्कि तुम्हें असली ड्रैगन की ताकत दिखाने वाली है। फर्डा धीरे से अपनी नजर ऊपर उठाता है और जो सीन उसके सामने था उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती हैं। पूरा बैटलफील्ड काले धुंध से ढका हुआ था। बीच में एक विशाल कई सिरों वाला हाइड्रा दहाड़ रहा था, लेकिन उसके सामने खड़ी ड्रैगनेस वॉल्डा बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। अचानक वॉल्डा आसमान से बिजली की तरह नीचे गिरती हैं। उनके मुंह से निकली लाल आग पूरे आसमान को ढक लेती है। हाइड्रा की हर गर्दन जलने लगती है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। वॉल्डा अपने तेज पंजों से उस दानव का मांस चीर डालती हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, मौत। लेकिन हाइड्रा भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करता है और एक तबाह कर देने वाली फायर ब्रीथ छोड़ देता है। एक विशाल आग का तूफान सीधा वॉल्डा की तरफ बढ़ता है। तेज शॉकवेव से हवा तक कांप उठती है, लेकिन रूरी बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि उसकी लेडी को कोई हरा ही नहीं सकता। उसी वक्त वॉल्डा की दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठती है। धरती तक कांपने लगती है। उस दहाड़ में इतनी ताकत थी कि किसी भी इंसान की हिम्मत टूट जाए। फर्डा के चेहरे से पसीना बहने लगता है। वो बेहोश ना हो जाए इसलिए पूरी ताकत से खुद को संभालता है, लेकिन आखिरकार वो दोबारा घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी होने वाली दुल्हन की ताकत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा है। वॉल्डा की सुनहरी आंखें चमक रही थी और उसकी दहाड़ जैसे मौत का ऐलान हो। रूरी फर्डा को देखकर कहती है, अब समझ आया तुम किस खतरे में कदम रख चुके हो। एक इंसान का ड्रैगन के साथ जीना सिर्फ एक बेवकूफी है। फिर वो वॉल्डा का असली ड्रैगन फॉर्म दिखाते हुए कहती है, यही है तुम्हारी होने वाली दुल्हन। ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक ऐसी ड्रैगन है जिसकी ताकत के सामने इंसान कुछ भी नहीं। फर्डा की उंगलियां डर से कांप रही थी, लेकिन उसकी नजर वॉल्डा से हटती नहीं। रूरी समझ जाती है कि वो भी बाकी इंसानों की तरह डर गया है। वो कहती है, रेड ड्रैगन्स के खून में सिर्फ तबाही बसती है। उनका असली स्वभाव सिर्फ मारना और बर्बाद करना है। ह्यूमंस और ड्रैगन्स कभी एक नहीं हो सकते। लगता है मेरी लेडी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए फर्डा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है, कितना शानदार है। ये सुनकर रूरी का चेहरा बदल जाता है। उसे लगता है ये इंसान पागल है। जहां सब लोग डर से कांपते,
वहां फर्डा की आंखों में सिर्फ एडमिरेशन थी। रूरी मन ही मन सोचती है, ये आदमी सच में मैसोचिस्ट है क्या? उस रात फर्डा अपने कमरे में लेटा हुआ पूरे दिन की हर बात याद करता रहता है। ड्रैगन ऑरा और वाल्डा की दहाड़ ने उसके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया था। रूरी को उसे सहारा देकर कमरे तक लाना पड़ा था। फिर भी फर्डा खुश था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी बिल्कुल ठीक था। वो सोचता है, आखिर में उस बैटल को देखना ही क्यों चाहता था। चट्टान के किनारे बैठकर वो वाल्डा की हर मूवमेंट को याद करता है। डर अब भी उसके दिल में था, लेकिन उस डर के साथ एक और एहसास पैदा हो चुका था, रिस्पेक्ट। उसे समझ आ गया कि वाल्डा अपना असली रूप सिर्फ दूसरों की हिफाजत के लिए छुपा कर रखती है और खुद अकेली सारी दुनिया का बोझ उठाती है। फेल्डा धीरे से मुस्कुराता है। ऐसी जिंदगी सच में महान है। उसी पल उसके सीने में अचानक एक लाल रोशनी चमकने लगती है। एक नया मैजिक सर्कल बनना शुरू हो जाता है। फेल्डा घबरा जाता है। वो नहीं चाहता था कि पिछली जिंदगी वाली नफरत की माना दोबारा जाग उठे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये माना नफरत से पैदा नहीं हुई थी। वो आंखें बंद करके सिर्फ एक नाम लेता है, वाल्डा। और हैरानी की बात, जितना वो वाल्डा को याद करता, उतनी ही आसानी से उसकी माना बहने लगती। फर्डा समझ जाता है कि इस बार उसकी ताकत की जड़ नफरत नहीं, बल्कि एक नया एहसास है। वो शांत होकर मेडिटेशन करता है, माना को घुमाता है, कंप्रेस करता है और धीरे धीरे कंट्रोल में लाता है। अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा ब्लैक होल जैसा एनर्जी स्फीयर बन जाता है और उसका पहला मैजिक सर्कल पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। फर्डा अपने हाथ को देखकर कहता है, इस बार मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तभी रूरी कमरे में आती है और उसके हाथ का मैजिक सर्कल देखकर हैरान रह जाती है। तुमने सिर्फ एक रात में मैजिक सर्किट्स अवेकन कर लिए? फर्डा आराम से खाना खाते हुए मुस्कुराता है। लगता है तुम्हारी नजर काफी तेज है। रूरी मान लेती है कि फर्डा वाकई कोई आम इंसान नहीं, लेकिन फर्डा जानता था अभी उसे बहुत लंबा सफर तय करना है। थोड़ी देर बाद वो रूरी से पूछता है, क्या यहाँ कोई जगह है जहां मैं आराम से मैजिक प्रैक्टिस कर सकूं? रूरी बिना वक्त गवाए एक ट्रेनिंग ग्राउंड तैयार कर देती है और सिर्फ आधे दिन में पूरा एरिया प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर फर्डा भी इंप्रेस हो जाता है। वो कहता है, मुझे माना कंट्रोल प्रैक्टिस करनी है ताकि एक बूंद भी माना बेकार ना जाए। रूरी ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसके लिए माना कंट्रोल तो सांस लेने जितना आसान था। आखिर वो ड्रैगन ब्लड कैरी करती थी। उसने गर्व से कहा, हम ड्रैगन स्पॉन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। फर्डा कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जिनके पास जन्म से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, वो कभी नहीं समझ सकते कि एक नॉर्मल इंसान को ताकत पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना कहकर उसने रूरी को अपनी ट्रेनिंग देखने के लिए बुलाया। फर्डा ने बताया, माना कंट्रोल की शुरुआत हमेशा स्टेबिलिटी से होती है। ब्लू सर्कल मेज इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसका रेड सर्कल बिल्कुल अलग था। इस पावर को कंट्रोल करने के लिए उसे अपनी इमोशंस को जगाना भी पड़ता था और उन्हीं इमोशंस को कंट्रोल भी करना पड़ता था। सिर्फ तभी रेड सर्कल अपनी असली ताकत दिखाता था। पिछली जिंदगी में फर्डा को हेटरेड से माना निकालने में पूरा 1 साल लगा था और उस माना को स्टेबल स्फीयर बनाने में 1 और साल। लेकिन इस बार अपनी पुरानी लाइफ की सारी नॉलेज की वजह से वही काम सिर्फ 2 मिनट में हो गया। रूरी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा फर्डा ने पहली ही कोशिश में एक परफेक्ट क्रिम्सन माना स्फीयर बना दिया और अगले ही पल उसके हाथ के आसपास 3 और रेड माना स्फीयर्स घूमने लगे। फर्डा ने उन्हें प्रैक्टिस टारगेट्स की तरफ पॉइंट किया। हुश! तीनों माना शॉट्स बिजली की रफ्तार से निकले और टारगेट से टकराते ही बूम! एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ और सारे टारगेट्स पल भर में तबाह हो गए। फर्डा ने अपने हाथों को देखते हुए धीरे से कहा, लगता है मेरी मैजिक मास्टरी अभी भी मेरे साथ है। दूसरी तरफ रूरी बिना कुछ बोले उसे घूरती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, ये इंसान आखिर है कौन? कुछ देर बाद रूरी ने केव में जाकर वाल्डा को सब कुछ बता दिया। उसने फर्डा के सिर्फ 1 रात में मेज बनने की पूरी कहानी सुना दी। वाल्डा को ह्यूमन मैजिक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने पूछा, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? रूरी ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, सिर्फ बड़ी नहीं, लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन इसी बात की वजह से मुझे उस पर और भी ज्यादा शक हो रहा है। कोई नॉर्मल इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। जरूर वो हमसे कुछ छुपा रहा है। वाल्डा हल्की सी मुस्कुरा दी। तुम एक इंसान की इतनी तारीफ कर रही हो, जबकि पहले तुम उस एंगेजमेंट के बिल्कुल खिलाफ थी। रूरी ने मजबूरी में मान लिया। फर्डा बार बार मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कर रहा है। वाल्डा ने धीरे से कहा, मैं उसकी सिंसियरिटी पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन रूरी अपनी मिस्ट्रेस को दोबारा दर्द में नहीं देख सकती थी। उसने फैसला कर लिया कि वो फर्डा की असली नियत हर हाल में जानकर रहेगी। इसलिए उसने वाल्डा को एक प्लान बताया। हम इसे एक इंपॉर्टेंट टेस्ट देंगे
तभी पता चलेगा कि ये असल में कैसा इंसान है। वॉल्ड्रोवा को यह आइडिया पसंद आया और वह मुस्कुराते हुए मान गई। कुछ ही देर बाद फेडा एक शानदार लाल रंग के नोबल आउटफिट में तैयार होकर आया। उसकी एंट्री किसी प्रिंस से कम नहीं लग रही थी। फिर ग्रैंड डचेस ने टेरिटरी के सारे नोबल्स को ग्रेट हॉल में बुलाया। मीटिंग शुरू होते ही कई नोबल्स शिकायत करने लगे। उनका कहना था, बाहर मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं और हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन बात जल्दी ही वॉल्ड्रोवा के होने वाले पति पर आ गई। सब फेडा का मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे कमजोर कह रहा था तो कोई बोल रहा था, इसे तो तलवार पकड़नी भी नहीं आती। काउंट ओलिवेरा भी हंसकर बोला, चिंता मत करो, ग्रैंड डचेस खुद ही इसे बाद में निकाल देगी। लेकिन फेडा बिना घबराए पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हॉल में एंटर हुआ। उसके साथ रूरी भी थी। रास्ते में फेडा ने पूछा था, आखिर इन नोबल्स से मिलना इतना जरूरी क्यों है? तब रूरी ने बताया, वॉल्ड्रोवा का काम मॉन्स्टर्स से लड़ना है और उसके फ्यूचर हस्बैंड का काम पूरी टेरिटरी को संभालना। ये सुनते ही फेडा समझ गया कि यह सिर्फ मीटिंग नहीं बल्कि उसके लीडरशिप का टेस्ट है। सबके सामने खड़े होकर उसने पहला सवाल पूछा, आप सब चाहते हो मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करूं? हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। काउंट ओलिवेरा बोला, हमें इज्जत मिलनी चाहिए, हम सालों से एम्पायर की सेवा कर रहे हैं। फेडा ने फिर से वही सवाल पूछा, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ बराबरी से बात करूं या फिर एक मालिक की तरह? पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। फेडा ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ वही जवाब दो जो मैंने पूछा है। लॉर्ड के माथे पर पसीना आ गया और आखिरकार उसने मान लिया कि ग्रैंड डचेस के होने वाले पति के सामने उन्हें झुककर ही रहना होगा। फेडा ने सब नोबल्स को चेतावनी दी, फिलहाल मैं तुम्हारी टेरिटरी के सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करूंगा। लेकिन एक नोबल ने गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारा। उसे लगा जैसे फेडा उन पर अपनी ही प्रजा को लूटने का इल्जाम लगा रहा हो। फेडा ने शांत होकर कहा, वह बस मेरी बोलने की गलती थी, मेरा किसी की बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन वह नोबल रुकने वाला नहीं था। उसने फेडा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अब समझ आया तुम्हें तुम्हारी ही फैमिली ने क्यों निकाल दिया था। फिर उसने घमंड से कहा, एक फर्स्ट सर्कल मेज मेरे जैसे फोर्थ सर्कल मेज के सामने सिर झुकाता है। फेडा बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फोर्थ सर्कल बुरा नहीं है। बस इतना सुनते ही हॉल का माहौल गर्म हो गया। नोबल गुस्से से कांपने लगा। क्या कहा तुमने? तुम जानते भी हो मेरे लेवल के मेज को पूरे कॉन्टिनेंट में कितनी इज्जत मिलती है। गुस्से में उसने माना जमा करना शुरू कर दिया। लग रहा था जैसे वह वहीं फेडा को मार डालेगा। लेकिन तभी फेडा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बोला, मेरे पास इस झगड़े को सुलझाने का एक बेहतर तरीका है, ड्यूल। आज देख ही लेते हैं क्या फर्स्ट सर्कल मेज वाकई इतना कमजोर होता है। ड्यूल की खबर पल भर में पूरे महल में फैल गई। सबको लग रहा था रिजल्ट पहले से ही तय है। रूरी दूर खड़ी बिना कुछ बोले सब देख रही थी। उसकी नजर सिर्फ फेडा पर थी। इरीना के बीच दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। एक तरफ फोर्थ सर्कल मेज और दूसरी तरफ सिर्फ फर्स्ट सर्कल मेज। लेकिन फेडा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने पूछा, कौन सा स्पेल इस्तेमाल करोगे? नोबल हंस पड़ा। लड़ने से पहले अपना ट्रम्प कार्ड कोई नहीं बताता। अभी भी वक्त है, डरना है तो सरेंडर कर दो। फिर उसने जोर से घोषणा की, मैं फोर्थ सर्कल स्पेल मैजिक एक्सप्लोजन इस्तेमाल करूंगा। यह नाम सुनते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि यह एक ऐसा स्पेल था जो सामने वाले को राख बना देता था। लेकिन फेडा ने बिल्कुल शांति से कहा, मैं सिर्फ एक बेसिक स्पेल माना शॉट इस्तेमाल करूंगा। सब जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन फोर्डा का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हिला। उसने कहा, मैं हार में नहीं आया। लोग जितना समझते हैं मैं उससे कहीं ज्यादा जानता हूं। यह सुनकर नोबल और भी भड़क गया। उसने अपनी सारी माना इकट्ठी की। एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल जमीन पर चमकने लगा। पूरा एरिना माना से भर गया। वो चीख कर बोला, आज तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। लेकिन फोर्डा ने सिर्फ एक नजर उस सर्कल पर डाली और तुरंत उसकी कमजोरी समझ गया। अगले ही पल उसने 3 लाल माना शॉट्स बिजली की रफ्तार से फायर किए। सबको लगा वो नोबल पर हमला कर रहा है। लेकिन फोर्डा का असली टारगेट उसका शरीर नहीं था, बल्कि उसका मैजिक सर्कल था। तीनों माना शॉट्स सीधे उसके वीक पॉइंट्स पर लगे और स्पेल एक्टिवेट होने से पहले ही पूरा मैजिक सर्कल टूट गया। उसका बैकलैश इतना खतरनाक था कि नोबल घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सारी माना बिखर गई। वो शौक में बस एक ही बात सोच रहा था, एक फर्स्ट सर्कल मेज इतना परफेक्ट कंट्रोल कैसे रख सकता है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसी टेक्निक देखी थी जो किसी और का मैजिक ही खत्म कर दे। उसका घमंड एक पल में टूट चुका था। फोर्डा उसके पास गया और पूछा, अब मान गए या अभी भी लड़ना है? नोबल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ हार थी। उसने कहा, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक सपना था और वो था और भी ताकतवर मेज बनना। आज मैं अपनी हार मानता हूं। अगर आप मुझे और मजबूत बना सकते हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाकी सारे नोबल्स ये सब देखकर हैरान रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी रूरी ने ठंडी आवाज में धमकी दी,
जिस किसी को भी फेल्डा की जीत पर शक है, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। पूरा हॉल तुरंत चुप हो गया। फेल्डा ने हाथ बढ़ाकर हारे हुए मेज को खड़ा किया और ईस्ट टेरिटरी की मिलिट्री की तारीफ करते हुए बाकी नोबल्स को भी यकीन दिलाया। वो मेज इज्जत से झुक गया और बोला, नए ग्रैंड डचेस कंसोर्ट से मिलकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। फेल्डा ने उससे उसका नाम पूछा। वो बोला, मेरा नाम थेसालोस वॉल्टर है। ये नाम सुनते ही फेल्डा की आंखें एकदम बदल गईं। उसने धीरे से नाम दोबारा दोहराया, थेसालोस वॉल्टर, और अगले ही पल उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें याद आ गईं। उसने धीरे से कहा, अब मुझे याद आ गया, तुम असल में कौन हो? अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के फेल्डा ने अपनी उंगली सीधा थेसालोस के माथे पर रख दी। सब लोग समझ ही नहीं पाए कि वो कर क्या रहा है, और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से फेल्डा ने माना शॉट चला दिया। धड़ाम, खून चारों तरफ बिखर गया और थेसालोस का शरीर जोर से पीछे जा गिरा। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबको लगा फेल्डा ने सच में एक नोबल का कत्ल कर दिया। फेल्डा लाश के सामने खड़ा रहा और ठंडी आवाज में बोला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यही आदमी मेरी होने वाली दुल्हन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। पूरे हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि फेल्डा के सामने एक कदम भी बढ़ा सके। उसकी आंखों की ठंडक सबके दिलों में डर बिठा चुकी थी। फेल्डा ने लाश को पैर से हिलाकर कहा, इतने चुप क्यों हो गए? इस आदमी की चिंता मत करो, ये आगे चलकर ग्रैंड डचेस के लिए सिर्फ दर्द लेकर आता। एक नोबल हैरान होकर बोला, लेकिन तुम उससे पहली बार मिले हो, तुम्हें ये सब कैसे पता? फेल्डा बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वॉल्ड्रोवा सिर्फ इतना चाहती है कि इंसान खुश रहें। वो हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए लड़ती है, लेकिन ये आदमी उसके पीछे से उसके सपने बर्बाद करने वाला था। सबको फेल्डा पागल लगने लगा, क्योंकि जिस जुर्म की वो बात कर रहा था उसका कोई सबूत अभी मौजूद ही नहीं था। फेल्डा ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और वहां से सीधा निकल गया। थोड़ी देर बाद कैरिज के अंदर फेल्डा अचानक अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसका पूरा शरीर दर्द से भर चुका था। उसने सोचा, सिर्फ एक माना शॉट चलाने के लिए मैंने अपनी सारी माना खत्म कर दी। ऊपर से घोड़ा गाड़ी का सफर उसकी हालत और खराब कर रहा था। वो सोचने लगा, काश इस जमाने में भी मॉडर्न गाड़ियां होती। रूरी उसकी हालत देखकर हंस पड़ी और बोली, वाह, पहली ही मुलाकात में आपने मिस्ट्रेस के सबसे वफादार वासल को मार दिया। ये सुनते ही फेल्डा के होश उड़ गए। क्या थेसालोस वफादार था? रूरी ने हाँ में सिर हिला दिया और बताया, सब लोग उसे ईमानदार नोबल मानते थे। ये सुनकर फेल्डा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने फिर पूछा, क्या वो वाकई अच्छा रूलर था? रूरी ने ईमानदारी से जवाब दिया, ना पूरी तरह अच्छा, ना पूरी तरह बुरा, लेकिन ईस्टर्न टेरिटरी के बाकी नोबल से काफी बेहतर था। इतना सुनने के बाद भी फेल्डा के फैसले में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। उसके लिए वॉल्डा की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट थी और थेसालोस का मरना जरूरी था। फेल्डा ने आंखें बंद की और अपनी पिछली जिंदगी की यादें दोबारा याद करने लगा। अचानक उसकी नजर उस बोरी पर पड़ी जिसमें थेसालोस का कटा हुआ सिर रखा था। उसी पल उसे याद आ गया, यही वो वक्त था जब थेसालोस के असली गुनाहों की शुरुआत हुई थी। कुछ देर बाद सब लोग थेसालोस के कैसल पहुंच गए। कैसल का बटलर बाहर आया और अदब से बोला, माफ कीजिए, लॉर्ड अभी घर पर नहीं है। फेल्डा ने शांत आवाज में जवाब दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। इतना कहकर रूरी ने सीधा वो भारी बोरी बटलर के हाथ में दे दी और बोली, इसे संभाल कर रखो, फिर इसके अंदर जो है उसे कैसल के मेन गेट पर लटका देना। बटलर ने जैसे ही बोरी खोली उसके होश उड़ गए। अंदर उसके लॉर्ड थेसालोस का कटा हुआ सिर पड़ा था। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे, लेकिन फेल्डा और रूरी बिना रुके सीधे कैसल के अंदर चले गए। उनका असली टारगेट था थेसालोस के प्राइवेट रूम में छुपे हुए सबूत ढूंढना। फेल्डा चलते चलते मुस्कुराया और बोला, वैसे बैटलफील्ड से उसका सिर उठा लाने के लिए थैंक्स। रूरी ने गुस्से में जवाब दिया, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, नहीं तो एंगेजमेंट भी कैंसिल कर दूंगी। दोनों बात करते हुए कमरे के अंदर पहुंचे। तभी फेल्डा की नजर बेड के नीचे पड़ी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ध्यान से देखने पर लकड़ी के फर्श के नीचे एक सीक्रेट एंट्रेंस छुपा हुआ था। फेल्डा उसका हिडन मैकेनिज्म ढूंढने लगा, लेकिन काफी देर हो गई। रूरी का सब्र टूट गया। वो गुस्से में बोली, हटो जरा। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी बंद की और एक इतना जबरदस्त पंच मारा कि पूरा लकड़ी का फर्श टुकड़े टुकड़े हो गया। एक ही वार में सीक्रेट पैसेज खुल गया। धूल हटाते हुए रूरी शांत आवाज में बोली, अब रास्ता खुल चुका है। दोनों धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जितना नीचे जा रहे थे हवा उतनी ही ठंडी और भारी होती जा रही थी। फिर अचानक खून और सड़ी हुई लाशों की इतनी भयानक बदबू आई कि दोनों को अपनी नाक ढकनी पड़ी। नीचे पहुंचते ही उनके सामने एक डरावनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी थी। हर तरफ खून से रंगे हुए ऑपरेशन टेबल्स,
और उन पर बिखरे हुए सर्जिकल टूल्स पड़े थे। इंसानों और मॉन्स्टर्स की लाशों को जोड़कर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। ये मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। फर्डा ने एक ही नजर में पहचान लिया, ये थेसलोस की सीक्रेट लेबोरेटरी है। दुनिया की नजरों में वो एक इज्जतदार नोबल था, लेकिन असल में वो डीमन किंग का वफादार फॉलोअर था, जो चुपके से फॉरबिडन नेक्रोमेंसी पर रिसर्च कर रहा था। तभी फर्डा की नजर एक और खौफनाक चीज पर पड़ी। टेरिटरी का एक सैनिक जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके शरीर पर मॉन्स्टर के ऑर्गन्स जोड़ दिए गए थे। उस बेचारे को जिंदा एक्सपेरिमेंट बना दिया गया था। ये सब देखकर रूरी भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उसने समझ लिया कि थेसालोस ने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी और उसकी मौत बिल्कुल सही सजा थी। लेकिन एक और बात ने रूरी को परेशान कर दिया। यह लेबोरेटरी इतनी सीक्रेट थी, फिर फेरडा बिना किसी हिचकिचाहट के इसे कैसे ढूंढ लिया? रूरी के सवाल को नजरअंदाज करके फेरडा सीधा रिसर्च पेपर्स की तरफ बढ़ गया। वह हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखने लगा और कुछ देर बाद उसे वही मैन्यूस्क्रिप्ट मिल गया जिसे वह ढूंढ रहा था। उसमें लिखा था, थेसालोस की सबसे बड़ी रिसर्च, एक ऐसी अधूरी टेक्निक जो इन्फिनिट माना कल्टीवेशन को पॉसिबल बना सकती थी। रिसर्च के मुताबिक मॉन्स्टर्स अपने शरीर में नेचुरली कभी न खत्म होने वाला माना बनाते रहते हैं, लेकिन वो माना अंधेरा और इम्प्योर होता है। अगर उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को कॉपी कर लिया जाए तो एक इंसान भी अनलिमिटेड प्योर माना पैदा कर सकता है और मैजिक सर्कल्स की सारी लिमिट्स को तोड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स में थेसालोस का असली सपना भी लिखा था। वह एक अनडेड आर्मी बनाना चाहता था ताकि उन सभी नोबल्स से बदला ले सके जिन्होंने उसे ड्रैगन टेरिटरी भेज दिया था, और फॉरबिडन मैजिक के दम पर आर्च मेज बनना चाहता था। यह सब पढ़कर फेरडा को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। एक वक्त था जब वह भी इसी रिसर्च के पीछे पागल था। उसके लिए यह सिर्फ बदले का जरिया था। किस्मत ने एक बार फिर वही फॉरबिडन टेक्निक उसके सामने लाकर रख दी। फेरडा अच्छी तरह जानता था, अगर उसने इसे सीख लिया तो एड सर्कल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। उसकी खामोशी देखकर रूरी बोली, हर ह्यूमन मेज ऐसी पावर पाना चाहता है और इस लेबोरेटरी के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। चाहो तो ये सारी रिसर्च आराम से अपने पास रख सकते हो। लेकिन फेरडा ने सबको हैरान कर दिया। उसने बिना एक सेकंड सोचे सारे डॉक्यूमेंट्स रूरी के हाथ में दे दिए और बोला, इन सबको जला दो। इस लेबोरेटरी का एक भी निशान नहीं बचना चाहिए। रूरी सच में शॉक हो गई। एक मेज होते हुए कोई इतनी कीमती नॉलेज को खुद से कैसे मिटा सकता है? फेरडा धीरे से बोला, मैं जानता हूं यह रिसर्च कितनी कीमती है, लेकिन अगर इस पावर की कीमत इंसानियत हो तो ऐसी ताकत का कोई मतलब नहीं। मैं पहले ही एक बार इस रास्ते पर चल चुका हूं, अब दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। मेरे लिए वॉल्ड्रोवा का फ्यूचर अनलिमिटेड मैजिक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने सीधा रूरी की आंखों में देखकर कहा, सब कुछ खत्म कर दो। रूरी कुछ पल तक बस उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ उठाया। अगले ही पल उसके हाथ से नीली ड्रैगन फ्लेम्स फूट निकली। एक ही पल में सारे रिसर्च पेपर्स आग की लपटों में घिर गए। आग पूरी लेबोरेटरी में फैल गई। रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और वह सारी विकृत लाशें, सब कुछ राख बन गया। फेरडा चुपचाप जलती हुई लेबोरेटरी को देखता रहा। वो जानता था मैजिक हमेशा उसके क्रिएटर के दिल को दिखाती है। थेसालोस का माना नफरत, बदले और पागलपन से भर चुका था, और कभी फेरडा भी बिल्कुल वैसा ही था। अगर उसने यह रिसर्च अपना ली होती तो वह दोबारा उसी अंधेरे में डूब जाता। आज पहली बार उसे लगा कि उसने अपने पुराने पापों को सच में पीछे छोड़ दिया है। राख को हवा में उड़ते देखकर उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। रूरी भी चुपचाप उसे देख रही थी। अब तक उसके लिए फेरडा एक खतरनाक और समझ न आने वाला इंसान था, लेकिन आज उसके फैसले ने रूरी की सोच बदलनी शुरू कर दी। वह अब भी फेरडा को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसके लिए दिल में थोड़ी इज्जत जरूर पैदा हो गई थी। जब पूरी लेबोरेटरी ड्रैगन फायर में जलकर खत्म हो गई, रूरी बोली, चलो यहाँ अब रुकने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी ग्रैंड डचेस की एंगेजमेंट सेरेमनी का वक्त करीब आ रहा है। ये सुनते ही फेरडा के थके हुए चेहरे पर काफी दिनों बाद एक असली मुस्कान आ गई। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, अपनी होने वाली दुल्हन से दोबारा मिलने का। और फिर आखिरकार एंगेजमेंट सेरेमनी का दिन आ ही गया। आर्च ड्यूक वॉल्ड्रोवा के कैसल में रूरी और फेरडा सेरेमनी हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में रूरी ने पूछा, एंगेजमेंट के लिए जो वाव लिखना था वो कंप्लीट हो गया ना? फेरडा एक क्लासी सूट पहने हुए मुस्कुराते हुए अपना लिखा हुआ वाव दिखाता है और कॉन्फिडेंस से कहता है, हाँ बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिर वो हंसते हुए बोलता है, वैसे मानना पड़ेगा आर्च ड्यूक का आइडिया काफी रोमांटिक है। दोनों पार्टनर्स खुद अपने वाउज लिखेंगे, ये काफी स्पेशल लग रहा है। रूरी सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ती है। रोमांटिक? मैं बस तमीज से बोल रही हूँ। असल में एम्पायर की सबसे पावरफुल लेडी की एंगेजमेंट ऐसी जगह हो रही है जो स्टेबल से भी ज्यादा बेकार लगती है। मेरी मास्टर की डिग्निटी का क्या होगा? रूरी की परेशानी देखकर फर्डा चुपचाप उसकी तरफ देखता रिप्रेजेंटा रहा।
उसने मन ही मन सोचा, रूरी खुद शायद इस एंगेजमेंट को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, लेकिन वो दिल से चाहती है कि लेडी ध्रुवा खुश रहे। उसके दिल में चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट देखकर सच में थोड़ा बुरा लग रहा है। तभी रूरी की नजर फेरडा पर पड़ती है। वो तुरंत अपने हाथ फोल्ड करके गुस्से में बोलती है, क्या देख रहे हो? मैंने इतनी मेहनत से ये फॉर्मल सूट सिला है, जरा भी रिंकल हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। फेरडा कुछ नहीं बोलता, उसे पता था अभी चुप रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। थोड़ी देर बाद उसने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, वैसे एक बात नोटिस की, पिछली समनिंग के बाद से सब कुछ इतना शांत क्यों है? आर्चर्ची का अब क्या हाल है? मैंने जितने भी लॉर्ड्स देखे उनमें से कोई भी फ्रंट लाइन संभालने लायक नहीं लगा। रूरी ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। शुरू में जब लॉर्ड्स को अपनी मर्जी से काम करने की फ्रीडम दी गई थी तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं रहा तो सब अपनी अपनी जेब भरने में लग गए। लोगों की कंप्लेंट सुनने के बजाय मिलिट्री फोर्स से उनकी आवाज दबा दी जा रही है। ऐसे हालात में कभी भी एक बड़ा रेबेलियन शुरू हो सकता है। ये सब सुनकर फोर्डा का चेहरा सीरियस हो गया। सिचुएशन तो काफी डेंजरस लग रही है, लेकिन अगर आर्च ड्यूक खुद एक्शन ले ले तो प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं हो जाएगी। उनके एक ऑर्डर पर वो सारे लॉर्ड्स जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगने लगेंगे। रूरी कुछ पल के लिए चुप हो गई। दोनों वॉल ध्रुवा के आइसोलेशन रूम के एंट्रेंस पर खड़े थे। फिर रूरी धीरे से बोली, तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि मेरी मास्टर खुद इंटरफियर क्यों नहीं करती। रूरी की बात इतनी मिस्टीरियस थी कि फर्डा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। दोनों रूम के अंदर एंटर हुए। अंदर घना अंधेरा था। रूरी ने एक एक करके कई कैंडल्स जला दी। उन मोमबत्तियों की रोशनी में रूम के बीचों बीच एक सेरेमोनियल ड्रिंक रखा हुआ था, वही सेक्रेड ड्रिंक जिसे एंगेजमेंट के बाद दोनों को पीना था ताकि उनका रिश्ता ऑफिशियली सील हो सके। रूरी ने फर्डा की तरफ देखा और बोली, यही रुकना। इतना कहकर उसने अंदर वाले गेट को हल्का सा खोला और अकेले ही उसके अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही गेट खुला, फर्डा के पूरे शरीर पर एक भयानक प्रेशर टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से दरवाजे की दरार से निकलती हवा ही उसके पूरे बदन को कुचल देने के लिए काफी हो। तभी वॉल्ड ध्रुवा अपने असली ड्रैगन फॉर्म में नजर आई। उसने बस अपना एक ही पंजा दरवाजे के बाहर निकाला था, लेकिन उस एक पंजे से निकलने वाली टेरिफाइंग ऑरा ही फर्डा के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं वाकई इतना लायक हूं कि उनके सामने खड़ा भी हो सकूं? रूम के बीच खड़ी रूरी ने सेरेमनी शुरू की। आज एक मॉर्टल और एक इममॉर्टल हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं। उनके बीच एक ऐसा गोल्डन बॉन्ड बनेगा जिसे ना आसमान की ताकत तोड़ सकती है और ना ही वक्त। एक मॉर्टल अपने डर और अनजाने भविष्य को पीछे छोड़कर इस बंधन का हिस्सा बनेगा। ये कहकर रूरी ने रिचुअल ड्रिंक बाउल में डाला। फेरडा ने बिना हिचकिचाए उसे पी लिया और अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। ये कोई आम शराब नहीं थी। उस ड्रिंक का असर होते ही ड्रैगन की वो दबा देने वाली ऑरा धीरे धीरे कम होने लगी। रूरी ने बाउल में एक और सर्विंग डाली और सेरेमनी आगे बढ़ाई। अब एक इमॉर्टल भी इस बंधन का हिस्सा बनेगी। अनंत जीवन की बेकार तन्हाई को छोड़कर वो भी इस रिश्ते को अपनाएगी। ये सुनकर वॉल्ड ध्रुवा ने अपने कांपते हुए ड्रैगन क्लॉज से बोल उठाना चाहा, लेकिन सबकी आंखों के सामने उनका पंजा हल्का सा फिसल गया और पूरा सेरेमोनियल ड्रिंक जमीन पर गिरकर बिखर गया। रूम में एकदम से गहरी खामोशी छा गई। रूरी ने बिना कुछ कहे बस उस नजारे को देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोली, सेरेमनी दोबारा शुरू करते हैं। इसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता ही नहीं चला कितनी बार सेरेमनी रिपीट हुई। हर बार फेरडा को वो रिचुअल ड्रिंक दोबारा पीनी पड़ रही थी। अब उसका पेट बिल्कुल भर चुका था। उसने मन ही मन सोचा, ये आखिर कितनी बार और पीनी पड़ेगी? जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी एंगेजमेंट सेरेमनी देखी है, लेकिन अब तो हद ही हो गई। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी हालत सच में खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सबको लगा कि इस बार सेरेमनी कंप्लीट हो जाएगी, वॉल्ड ध्रुवा ने एक बार फिर बाउल गिरा दिया। बस इस बार रूरी का सब्र टूट गया। उसने फर्डा की तरफ देखकर कहा, एक मिनट रुकना, और सीधा अंदर अपनी मास्टर से बात करने चली गई। अगले ही पल पूरे रूम में रूरी की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, मास्टर, आप आखिर कर क्या रही हैं? शादी करने की जिद तो सबसे पहले आपने ही की थी। एक मॉर्टल से एंगेजमेंट करनी है, ये फैसला भी आपका ही था। तो फिर मैंने क्या किया? मैं तो एक लॉयल सर्वेंट की तरह हर बात में आपका साथ देती रही, लेकिन अब आपका फियांसे बाहर अकेला बैठा हुआ है और आप अंदर छुप कर बैठी हैं। सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। बाहर जाइए और अपने फियांसे का प्रॉपरली वेलकम कीजिए। और अगर आपने एंगेजमेंट वाइन एक बार और गिरा दी तो इस बार मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। कुछ देर बाद रूरी रूम से बाहर निकली, लेकिन बाहर का सीन देखते ही वो एक पल के लिए रुक गई। फेरडा जमीन पर पड़ा हुआ था, अभी भी
रूरी की गुस्से भरी ड्रैगन रोर का असर उसके शरीर पर था, लेकिन रूरी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल आवाज में पूछती है, वैसे तुमने अभी जो कुछ हुआ वो सब सुना था ना? फेरडा ने मुश्किल से सिर हिलाया और कमजोर सी आवाज में बोला, सुना तो था, लेकिन वो आवाज किसी ड्रैगन ब्रीथ से कम नहीं थी। ये सुनकर रूरी हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल करती है। क्या करें, अगर सेरेमनी पीसफुली कंप्लीट करनी है तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वैसे भी मेरी मास्टर इंसानों से बहुत डरती हैं। ये बात सुनकर फेरडा एकदम शॉक हो गया। एक ड्रैगन और ह्यूमन से डरती है? रूरी ने धीरे से समझाया, लेडी वॉल्ड्रोवा को ह्यूमंस के साथ इंटरैक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वो अपनी लेयर से सिर्फ तब बाहर निकलती है जब मॉन्स्टर्स का शिकार करना होता है। फेरडा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। जिस लेजेंडरी ड्रैगन का नाम सुनकर पूरा एम्पायर कांप उठता था, उसकी भी इतनी अनएक्सपेक्टेड वीकनेस हो सकती है, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसने पूछा, तो एंगेजमेंट सेरेमनी दोबारा कब शुरू होगी? जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, अंदर का दरवाजा धीरे से खुला और इस बार वॉल्ड्रोवा बाहर आई, लेकिन अपने ड्रैगन फॉर्म में नहीं बल्कि ह्यूमन फॉर्म में। फेरडा ने उनकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अपनी ही एंगेजमेंट सेरेमनी में वॉल्ड्रोवा ने एक हेवी आर्मर पहना हुआ था और उसका चेहरा भी पूरी तरह छुपा हुआ था। फेरडा ने सोचा, मैंने तो सुना था ड्रैगन जब ह्यूमन फॉर्म लेते हैं तो उनकी ब्यूटी देखकर लोग सांस लेना भूल जाते हैं, लेकिन लेडी ड्रोवा को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो एंगेजमेंट के लिए नहीं, सीधा बैटलफील्ड में जाने वाली हैं। रूरी ने दोबारा सेरेमनी शुरू की। एक मॉर्टल अपने हर डर और अनजाने भविष्य को पीछे छोड़कर इस पवित्र बंधन का हिस्सा बनेगा और एक इमॉर्टल अनंत जीवन की तन्हाई को छोड़कर अपने दिल का दरवाजा खोल देगी। जैसे ही रूरी ने रिचुअल ड्रिंक बॉल में डाला, फेरडा की नजर सीधी वॉल्ड्रोवा पर टिक गई। इस बार वॉल्ड्रोवा धीरे से अपने हेलमेट की तरफ हाथ बढ़ाती हैं। फेरडा की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। फिर उन्होंने हेलमेट को हल्का सा ऊपर उठाया, बस इतना कि उनके नरम गुलाबी होंठ नजर आ सके। साथ ही उनके रेशम जैसे लंबे बाल आराम से कंधों पर बिखर गए। उनका पूरा चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर्फ आधा चेहरा ही फेरडा को पूरी तरह से हैरान करने के लिए काफी था। उसने मन ही मन सोचा, ये इतनी खूबसूरत है। वॉल्ड्रोवा ने बड़े ही ग्रेसफुल अंदाज में बाउल उठाया और रिचुअल ड्रिंक पी ली। ड्रिंक खत्म करते ही उनके होठों से एक हल्की सी आवाज निकली। फेरडा की नजर अब उनसे हट ही नहीं रही थी। उसके मन में ख्याल आया, कहीं मैंने एंगेजमेंट वाइन ज्यादा तो नहीं पी ली? जो ड्रैगन को देखकर जो डर महसूस हो रहा था, वो एकदम से गायब कैसे हो गया? अब उसके दिल में सिर्फ एक ही एहसास बचा था, एडमिरेशन। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी महान ड्रैगन एक आम इंसान जैसे उसके लिए इतनी हिम्मत जुटाकर यहां तक आई है। तब रूरी ने सेरेमनी का अगला हिस्सा शुरू किया। अब दोनों अपने अपने लिखे हुए वाउज एक दूसरे को सुनाएंगे। फेरडा ने धीरे से अपने सूट की पॉकेट से वो फोल्डेड पेपर निकाला। उसने उस पेपर को देखा और मन ही मन सोचा, मैं तो फ्यूचर से वापस आया हूं। जो कुछ मैंने लिखा था शायद अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उसने सीधा अपनी होने वाली पत्नी वॉल्ड्रोवा की आंखों में देखा और अपना वाव पढ़ना शुरू किया। हो सकता है आप अभी मुझे अच्छी तरह ना जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुमने मुझे अपना दिल दिया था और उसी दिल के जरिए मैंने तुम्हारी जिंदगी का हर दर्द महसूस किया। मैंने देखा कैसे बार बार तुम्हारे साथ धोखा हुआ, कैसे तुम पर झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। तुमने उन लोगों को भी अपना लिया जो बिना किसी वजह के तुमसे नफरत करते थे, और जिस चीज से तुम प्यार करती थी उसे कभी छोड़ने से इनकार कर दिया। बस वही जज्बा मुझे दोबारा सही रास्ते पर ले आया। इसलिए आज यहां सबके सामने मैं कसम खाता हूं, जैसे तुमने मुझे अपना दिल दिया था वैसे ही आज मैं भी अपना दिल तुम्हें दे रहा हूं। मेरी सब कुछ। जैसे ही फेरडा ने अपना वाव खत्म किया, वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वैसे एक बात और है जो मैंने इस वाव में नहीं लिखी। इतनी खूबसूरत और शानदार औरत से एंगेजमेंट होना मेरे लिए सच में सबसे बड़ा ऑनर है। ये बात सुनकर वॉल्ड्रोवा बिल्कुल सरप्राइज हो गई। अब रूरी की बारी थी। उसने तुरंत कहा, मास्टर अब आप अपना वाव पढ़िए। लेकिन वॉल्ड्रोवा ने एक भी शब्द नहीं बोला। अचानक वह अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधा अपने रूम की तरफ चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। फेरडा और रूरी दोनों एक पल के लिए बिल्कुल कंफ्यूज रह गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी, जहां फेरडा हैरान था वहीं रूरी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत फेरडा से कहा, तुम अब जा सकते हो। एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफिशियली सक्सेसफुल हो चुकी है। फेरडा कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। रूरी ने दोबारा उसका नाम लेकर बुलाया। तब फेरडा ने धीरे से पूछा, क्या मैं
लगभग 3 दिन के लिए सिक्लूजन में रह सकता हूँ। यह अजीब सी रिक्वेस्ट सुनकर रूरी भी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे लगा शायद फेडा का दिल बुरी तरह टूट गया है। उधर रूरी सीधा अपनी मास्टर के रूम में पहुंची। अंदर जाते ही वह एक्साइटमेंट से बोली, मास्टर, आपने कमाल कर दिया। उस एरोगेंट आदमी को इतना जबरदस्त झटका देना ये सिर्फ एक असली ड्रैगन ही कर सकता है। मुझे तो शुरू से ही समझ जाना चाहिए था। ये सब आपका पहले से बनाया हुआ प्लान था। आपने हिट एंड रन स्ट्रैटेजी से सबको कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया। मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। अब पूरी सिचुएशन का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। लेकिन वॉल्ड्रोवा ने एक भी शब्द नहीं बोला। रूम का हाल देखकर रूरी भी शॉक हो गई। हर तरफ डॉक्यूमेंट्स बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने गुस्से या पैनिक में सब कुछ इधर उधर फेंक दिया हो। कंफ्यूज होकर रूरी ने पूछा, मास्टर, क्या ये सब आपके प्लान का हिस्सा नहीं था? आप तो इस एंगेजमेंट सेरेमनी का इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ड्रोवा अपने ड्रैगन फॉर्म में दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर शर्म से लाल हो रही थी। असल में खुशी और नर्वसनेस के चक्कर में उसने अपना पूरा रूम ही उलट-पुलट कर दिया था। थोड़ी देर बाद वॉल्ड्रोवा धीरे से बोलती है, मैं चाहती थी कि अपने पार्टनर का वेलकम अपनी खुद की वेडिंग वाउस पढ़कर करूं। रूरी ने तुरंत पूछा, फिर आपने ऐसा किया क्यों नहीं? ये सुनते ही वॉल्ड्रोवा शर्माते हुए सच बता देती है, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। मैं उसकी आंखों में देखकर ये सब बोल ही नहीं पाई। उसकी वो तीखी नजरें, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह तक देख रही हूं। और उसकी इतनी जेंटल वॉइस, जैसे ही मैंने उसे देखा मेरा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। अपनी हमेशा शांत रहने वाली मिस्ट्रेस को इस हाल में देखकर रूरी भी कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस रह गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मास्टर, आज का दिन बहुत खुशियों वाला है, लेकिन मुझे एक जरूरी बात कहनी होगी। आपको डिसअपॉइंटमेंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वॉल्ड्रोवा हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। तब रूरी समझाती है, अब लॉर्ड फेडा ऑफिशियली आपके फियांसे बन चुके हैं। वो ईस्ट टेरिटरी को आपकी तरफ से रूल करेंगे और ह्यूमंस पावर मिलते ही बदल जाते हैं, बिल्कुल थर्ड प्रिंस की तरह। ये सुनकर वॉल्ड्रोवा चुप हो जाती है। रूरी झुककर कहती है, मुझे माफ कीजिए ग्रेट रूलर, पुरानी बातें याद दिलाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए यही सबसे अच्छी एडवाइस है। इस पर वॉल्ड्रोवा शांत आवाज में कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी कंसर्न समझती हूँ। आखिर मॉर्टल्स एक दिन चले ही जाते हैं। शायद इन फीलिंग्स को भी दिल के अंदर ही दफन कर देना बेहतर होगा। उधर एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद फेडा अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था। उसे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी एंगेजमेंट सच में वॉल्ड्रोवा से हो चुकी है। पिछली जिंदगी में उसके दिल में सिर्फ नफरत और बदले की आग थी, इसलिए उसने कभी भी ऐसे इमोशंस फील ही नहीं किए थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जब से वो वॉल्ड्रोवा से मिला था, उसके साथ बिताया हर पल बार बार उसके दिमाग में चल रहा था। सबसे अजीब बात, उसका रेड सर्कल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा रहा था। फेडा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर आखिर हो क्या रहा है। नॉर्मली अगर रेड सर्कल अनकंट्रोलेबल हो जाए तो वो अपने कास्टर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फेडा जानता था अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए तो यही सबसे बड़ा पावर अप बन सकता है। वैसे भी अपनी पिछली लाइफ में वो ऑलरेडी पीक तक पहुंच चुका था, इसलिए वापस उस लेवल पर जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। एक सर्कल मेज को स्ट्रांग बनने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, माना और मेंटल फोर्टिट्यूड। अभी फेडा सिर्फ फर्स्ट सर्कल मेज था, इसलिए उसका माना बहुत लिमिटेड था, लेकिन उसका माइंड पहले ही आर्च मेज के लेवल तक पहुंच चुका था। इसी एडवांटेज का यूज करते हुए उसने अपनी हर एक माना की बूंद को परफेक्टली कंट्रोल किया। लेयर बाय लेयर उसने माना को कंप्रेस किया और सिर्फ 3 दिन के अंदर अपना सेकंड सर्कल सक्सेसफुली फॉर्ज कर लिया। मतलब सिर्फ 3 दिन में ही फेडा सेकंड सर्कल मेज बन गया और वॉल्ड्रोवा के एक कदम और करीब पहुंच गया। कुछ देर बाद फेडा फाइनली अपने रूम से बाहर निकला। जैसे ही रूरी ने उसकी माना फील की, वो शॉक हो गई। सिर्फ 3 दिन में सेकंड सर्कल? उसने सोचा, इतने दिन से रूम बंद था, क्या रेड सर्कल मेजेस इतनी क्रेजी स्पीड से ग्रो करते हैं? फेडा बस मुस्कुराकर बोला, हर मेज की ग्रोथ स्पीड अलग होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रेड सर्कल के सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट के बारे में सोच रहा था। हर नया सर्कल बनाने के लिए पहले से भी ज्यादा पावरफुल इमोशन की जरूरत पड़ती है, और जो इमोशन सर्कल में सबसे गहरा इनग्रेव हो जाता है वही धीरे धीरे मेज की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। उसका रेड सर्कल पहली बार बेइंतहा नफरत से अवेकन हुआ था। इसी वजह से बदला पूरा होने के बाद भी वो हमेशा किसी न किसी से नफरत करने की वजह ढूंढता रहता था। थोड़ी देर बाद रूरी फेडा को रूलर्स ऑफिस लेकर गई। अब यहीं से वो ग्रैंड ड्यूक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनी ड्यूटी संभालने वाला था।
ऑफिस देखते ही फेडा एक चीज नोटिस करता है, हर छोटी से छोटी डिटेल बहुत सोच समझकर अरेंज की गई थी। ड्रैगन फोर्ट्रेस के अंदर भी सब कुछ ऐसा था जो क्लियरली दिखाता था कि वॉल्ड्रोवा अपने फियांसे की कितनी केयर करती है। अपनी सीट पर बैठते ही फेडा ने ऑफिशियली रीजेंट के रूप में काम शुरू कर दिया, लेकिन फाइल्स देखते ही उसे समझ आ गया वॉल्ड्रोवा अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतनी बिजी थी कि टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन काफी हद तक नेग्लेक्ट हो चुका था। अच्छी बात यह थी, थेसेलोस का कटा हुआ सिर दिखाने और उसके क्राइम्स एक्सपोज करने के बाद आसपास के सारे लॉर्ड्स पहले ही डर चुके थे, इसलिए अब कोई भी फेडा से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था और रूरी की हेल्प की वजह से टेरिटरी मैनेज करना भी काफी इजी हो गया। सबसे पहला डिसीजन लेते हुए फेडा भी उन सभी लॉर्ड्स को लेटर्स भेजने का ऑर्डर दिया जिनसे वो पहले मिल चुका था। रूरी ने बताया, ये लेटर्स ग्रैंड ड्यूक के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपका पहला ऑफिशियल ग्रीटिंग होंगे। ऑफिस संभालते ही फेडा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अब टेरिटरी के सारे इंटरनल अफेयर्स वही हैंडल करेगा और अगर किसी नोबल को इससे प्रॉब्लम है तो वो चुप रहे, क्योंकि उनकी खामोशी को ही वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट समझेगा। नोबल्स का मैटर सेटल होते ही फेडा ने अपना ध्यान एक और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ लगाया, मॉन्स्टर्स, जो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस से ही फार्मलैंड को करप्ट कर रहे थे और हर रोज काउंटलेस इनोसेंट लोगों की जान ले रहे थे। हालांकि ग्रैंड ड्यूक वॉल्ड्रोवा उन डिजास्टर क्लास जाइंट मॉन्स्टर्स को कंट्रोल में रखती थी, लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी में फैले हुए हर छोटे मॉन्स्टर को खत्म कर पाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फेडा ने अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी डिसाइड की, टैलेंटेड और केपेबल लोगों की रिक्रूटमेंट। रूरी ने पूछा, क्या आपके दिमाग में पहले से कोई है? फेडा ने बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक लिस्ट थमा दी। रूरी ने लिस्ट देखी और उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। मतलब हम खुद इन लोगों को ढूंढने जाएंगे? और ये कौन सा अननोन स्कॉलर है जिसका नाम किसी ने कभी सुना ही नहीं? इसके बाद दोनों स्कॉलर सिटी एस्कला के लिए निकल पड़े। उनका पहला टारगेट था इसी मिस्टीरियस स्कॉलर को ढूंढना। रास्ते में फेडा बोला, नॉर्मल है कि तुम इसे नहीं जानती, इस आदमी का टैलेंट अभी तक दुनिया के सामने आया ही नहीं। रूरी ने शक भरी नजरों से पूछा, कहीं आपने ये लिस्ट अभी अभी तो नहीं बना ली? फेडा शांत होकर बोला, नहीं, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में बहुत साल लगे हैं। लेकिन उसके दिल में सच कुछ और ही था। ये कोई नॉर्मल लिस्ट नहीं थी, ये उसकी पिछली जिंदगी की पर्सनल हिट लिस्ट थी। उस वक्त फेडा इन सब लोगों की अचीवमेंट्स इन्वेस्टिगेट करता था, सिर्फ इसलिए ताकि उनसे नफरत करने की कोई वजह मिल सके। वो उनकी हर वीकनेस पर नजर रखता और सही मौके का इंतजार करता ताकि उस वीकनेस को उनके खिलाफ यूज कर सके। कभी एक हाथ से पोटैटो चिप्स खाता और दूसरे हाथ से उनके नाम लिखता रहता। उस वक्त वो नफरत में इतना अंधा हो चुका था कि हमेशा नए टारगेट्स ढूंढता रहता था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे समझ आ गया, ये सब उसके गुस्से से पैदा हुई सिर्फ एक पैरानोया थी। लेकिन इतने बड़े शहर में एक अननोन स्कॉलर को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचते सोचते फेडा और रूरी मार्केट प्लेस के बीच बने एक स्टैचू के पास बैठ गए। तभी पास खड़ा एक फ्रूट सेलर चिल्लाकर बोला, यंग लॉर्ड और छोटी सी क्यूट लेडी, थोड़ा मीठा खा लीजिए, एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद आता है। ये सुनते ही फेडा तुरंत उसके पास गया और पूछा, क्या यहाँ ग्रेजुएट्स अक्सर आते रहते हैं? फ्रूट सेलर ने गर्व से जवाब दिया, मैं काफी सालों से ये स्टॉल चला रहा हूं, ना जाने कितने ग्रेजुएट्स को जाते हुए देखा है। तब फेडा ने पूछा, क्या तुम मेसी नाम के स्कॉलर को जानते हो? ये निकनेम सुनते ही रूरी ने अजीब सा चेहरा बना लिया। उसने सोचा, कैसल में ऐसे मेसी आदमी को लाने की क्या जरूरत है? फ्रूट सेलर ने तुरंत उस निकनेम को पहचान लिया, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपने हनी ग्लेज्ड फ्रूट स्क्यूअर्स आगे बढ़ा दिए और मुस्कुराते हुए बोला, क्या करें साहब, बिजनेस करता हूं। इतने सारे कस्टमर्स के चेहरे याद रखना मुश्किल होता है। सीधी बात थी, वो इन्फॉर्मेशन के बदले फेडा से अपने स्नैक्स खरीदवाना चाहता था। फेडा का पूछा, कितने के हैं? सेलर खुश होकर बोला, सिर्फ 5 कॉपर कॉइन्स में 3 स्क्यूअर्स। फेडा ने अपना वॉलेट निकाला और सिर्फ एक स्क्यूअर लेने लगा, लेकिन रूरी ने तुरंत बोल दिया, हमें तीनों दे दो। फेडा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। सेलर ने खुशी खुशी तीनों हनी फ्रूट स्क्यूअर्स उसके हाथ में दे दिए। उन्हें देखते ही रूरी की आंखें चमक उठीं। फेडा मुस्कुराकर बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद होंगी। रूरी तुरंत सीरियस फेस बनाकर बोली, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए ये ब्राइब दे रही हूं। लेकिन उसके चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी साफ दिख रही थी। उसकी वो इनोसेंट स्माइल देखकर फेडा भी सरप्राइज रह गया। उसे लगा था जैसे उसने अपनी फीलिंग्स दबा दी थीं, वैसे ही रूरी ने भी अपने इमोशंस कहीं छुपा दिए होंगे।
लेकिन आज उसने पहली बार रूरी का इतना क्यूट और केयरफ्री साइड देखा। फैडा लगातार उसकी तरफ देखता रहा। रूरी को लगा शायद फैडा उसका स्क्यूअर खाना चाहता है, इसलिए उसने इंस्टिंक्टिवली स्क्यूअर्स पीछे कर लिए। फिर थोड़ी ऑकवर्ड होकर एक स्क्यूअर उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन फैडा मुस्कुराते हुए मना कर देता है और कहता है, तुम ही फिनिश करो, शाम होने वाली है, हमें अब वापस चलना चाहिए। अगले दिन एकेडमी का ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू हुआ। वहीं मेसी स्कॉलर के नाम से फेमस बर्नल मार्की का सामना कुछ आदमियों से हो गया। उन्हें देखते ही बर्नल बुरी तरह घबरा गया। तुम लोग यहां कैसे? ग्रुप का लीडर हंसकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। अरे, इतना क्लोज दोस्त ग्रेजुएट करे और हम कॉन्ग्रेचुलेशंस देने ना आए? वैसे सीरियसली तुमने ऐसा क्या किया था जो सब तुम्हें मेसी बुलाने लगे? चलो, ग्रेजुएशन मुबारक हो, अब हमारा पैसा वापस करने का टाइम आ गया है। इतना सुनते ही बाकी आदमियों ने भी अपनी मुट्ठियां कसनी शुरू कर दी। बर्नेल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वो सिर्फ बेचारी सी हंसी हंस पाया। साफ था उस पर बहुत बड़ा कर्ज था। वो लोग उसे घसीटकर उसके रूम में ले गए और गुस्से में उसका सामान तोड़ना शुरू कर दिया। बोल, हमारा पैसा कब लौटाएगा? बर्नेल हाथ जोड़कर बोला। बस थोड़ा और टाइम दे दो। लेकिन ये सुनकर लीडर और भी भड़क गया। हम सालों से तेरे ग्रेजुएशन का वेट कर रहे हैं और अब भी तुझे और टाइम चाहिए? तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी। वहां एक सड़ी हुई डेड क्रीचर रखी थी। उसने नाक पकड़ते हुए घिन से पूछा, ये गंदा सा जानवर क्या है? बर्नेल की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। ये कोई जानवर नहीं, मॉन्स्टर है। मेरी रिसर्च का टॉपिक है बेकार मॉन्स्टर कॉर्प्सेस को वैल्यूएबल रिसोर्सेज और एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करना। मटेरियल्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन ये सुनकर सामने वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। बस ये रिसर्च वाली कहानियां किसी और को सुनाओ। मैं इतने सालों से सिर्फ इसीलिए वेट कर रहा था क्योंकि तुम बोलते थे कि तुम किसी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पर काम कर रहे हो। लेकिन मुझे ये बता, क्या इस रिसर्च से अभी इसी वक्त पैसा आएगा? बर्नील ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोला, अभी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इसलिए फिलहाल इससे प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। ये सुनते ही वो आदमी सिगार का एक कश लेता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम जैसे रिसर्चर्स को रियल वर्ल्ड की कोई समझ नहीं होती। ये बेकार रिसर्च छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना कर्ज चुकाने का एक मौका देता हूं। बर्नील क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखने लगा। तब वो आदमी अपनी पॉकेट नाइफ निकालकर बोला, हर जगह वेपन्स रिसर्च की डिमांड रहती है, अपना ये ब्रिलियंट दिमाग किसी प्रॉफिटेबल चीज में लगाओ। तुम अपनी एकेडमी के टॉप फ्रेशमैन नहीं थे? ये प्रपोजल सुनकर बर्नील घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, मेरे पास एक और रिसर्च भी है, शायद उससे पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उस आदमी ने बिना कुछ कहे अपनी नाइफ जोर से उसकी तरफ फेंक दी। नाइफ बर्नील के बहुत ही सेंसिटिव पार्ट के पास जाके लगी। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आदमी गुस्से से बोला, मैं प्यार से बात कर रहा था, लेकिन तुम बार बार मेरी पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। इतना कर्ज लेकर भी तुम्हारे पास चॉइस करने का हक बचा है। बर्नील का पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, मैं कभी भी वेपन्स डेवलप नहीं करूंगा, प्लीज मुझे किसी और रिसर्च पर काम करने दीजिए। लेकिन अगले जी पल उस आदमी ने बर्नेल का सिर जमीन पर दे मारा और बोला, लगता है प्यार की लैंग्वेज तुझे समझ ही नहीं आती। उसके बाद सारे गुंडे मिलकर बर्नेल को बेरहमी से पीटने लगे। उन्हें गुस्सा था कि इतना बड़ा लोन लेने के बाद भी ये उनकी बात मानने से मना कर रहा था। लीडर चिल्लाया, मर ही जा, हम मनी लैंडर्स एक भी कॉइन का नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। उधर बर्नेल अपना सिर बचाते हुए रोते रोते बोल रहा था, प्लीज मेरे सिर पर मत मारो, क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? तभी एक ठंडी और अथॉरिटी से भरी आवाज गूंजी। बस सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया। बर्नेल में भी हैरानी से ऊपर देखा। वहां फेरडा अपनी मेड रूरी के साथ बड़े आराम से अंदर आता है। वो शांत आवाज में कहता है, बाहर से ही इतना शोर सुनाई दे रहा था, लगता है मैं सही जगह आ गया, मुझे भी इस आदमी से कुछ काम है। ये सुनते ही गुंडों ने बर्नेल को पीटना बंद कर दिया। लीडर ने फेरडा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, देखते ही लग रहा है बाहर का कोई अमीर नवाबजादा है, क्या इस नालायक ने तुमसे भी पैसा उधार लिया है? फेरडा ने सीधा जवाब दिया, नहीं। लीडर बोला, तो अपनी बारी का वेट करो, मैं इसे इतना ही मारूंगा कि ये बोलने लायक रहे। लेकिन फेरडा शांत होकर बोला, यही प्रॉब्लम है, मुझे इसके मुंह की नहीं, इसके दिमाग की जरूरत है। मैं इसका पूरा कर्ज चुकाने को तैयार हूं। लीडर की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, इंटरेस्ट के साथ भी? टोटल 72 गोल्ड कॉइन्स बनते हैं, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा भी है? लीडर की बात खत्म होते ही रूरी के सीधा एक भारी थैला टेबल पर पटक दिया। थैला खुलने के साथ ही सोने के सिक्के चमकने लगे।
इतना सारा गोल्ड देखकर सारे गुंडे शॉक में रह गए। लीडर हंसकर बर्नेल से बोला, आज तो तेरी किस्मत खुल गई, इतना अमीर आदमी तुझे सपोर्ट कर रहा है। ये कहकर वो गोल्ड उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। लगता है तेरा कर्ज खत्म। लेकिन रूरी ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ ली। लीडर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। तब फेडा ठंडी आवाज में बोला, डील अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें क्या लगा गोल्ड उठाकर सीधा चले जाओगे? लीडर गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब है? अब अपनी बात से मुकर रहे हो? फेडा बिल्कुल शांत रहा। मैंने पहले ही कहा था, मुझे बर्नेल का दिमाग चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने उसे इतना मारा है कि पता नहीं अब वो प्रॉपरली काम भी करेगा या नहीं। अगर कोई माल डैमेज कर दे तो कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ता है। ये लॉजिक सुनकर लीडर गुस्से से चिल्लाया, क्या बकवास है, इंसान को माल कह रहा है? इसी बीच रूरी ने उसकी कलाई और भी जोर से दबा दी। लीडर दर्द से चीख उठा। एक छोटी सी लड़की में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? बस ये बात रूरी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने और ज्यादा फोर्स लगा दिया। लीडर दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद रूरी ने आराम से अपना हाथ साफ किया। फेडा उसकी तरफ देखकर बोला, अब बाकी सब तुम संभाल लो। रूरी ने बिना कुछ कहे अपना ड्रैगन फ्यूर रिलीज कर दिया। अगले ही सेकंड सारे गुंडे घुटनों के बल जमीन पर गिर गए। लीडर पूरी तरह पैनिक हो गया। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर हिल भी क्यों नहीं रहा? ये मैजिक भी नहीं लग रही। फिर ये इतना भयानक प्रेशर क्या है? उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रूरी असल में एक ड्रैगन है। फेडा धीरे धीरे लीडर के सामने जाकर खड़ा हो गया और ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो बर्नेल को मारने का कंपनसेशन दो या फिर वही पिटाई खुद सहने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम जैसे लोन शार्क्स एक भी कॉइन का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम दूसरा ऑप्शन ही चूज करोगे। तो ठीक है, अपना कर्ज चुकाने के लिए अब तुम सबको भी अच्छी तरह पिटना पड़ेगा। ये सुनते ही रूरी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अगले ही पल पूरे बिल्डिंग में गुंडों की दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। रूरी ने किसी को भी नहीं बख्शा। कुछ ही देर में सबको अच्छा सबक सिखाने के बाद रूरी ने आराम से अपने हाथ साफ किए और वो सारे गुंडे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। सच कहें तो आज उन्होंने पैसा कमाया नहीं, पिटाई खरीदी थी। अब जब सब कुछ शांत हो गया, बर्नेल ने इमोशनल होकर दोनों का शुक्रिया अदा किया। आप दोनों ने मेरी जान बचा ली, मैं जिंदगी भर इसका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम बर्नेल मार्की है, लोग मुझे मेसी स्कॉलर के नाम से जानते हैं। अपना टूटा हुआ चश्मा ठीक करते हुए उसने पूछा, और आपका नाम? हमारा एमसी शांति से बोला, फेडा वॉल्डा। नाम सुनते ही बर्नेल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत झुक गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ग्रैंड ड्यूक के होने वाले हस्बैंड को पहचान ही नहीं पाया। फेडा मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, मैं यहाँ किसी और वजह से आया हूँ। मैंने तुम्हारी रिसर्च के बारे में सुना है। ये सुनते ही बर्नेल की आंखें चमक उठीं। आप सच में मेरी रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं? फेडा ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सुना है तुम मॉन्स्टर कॉर्प्स को यूजफुल बनाने की रिसर्च कर रहे हो। हमारे फार ईस्ट में मॉन्स्टर्स की बिल्कुल कमी नहीं है। अगर तुम कैसल वाल्डा आ जाओ तो मैं तुम्हारी रिसर्च को बिना किसी कंडीशन के सपोर्ट करूंगा। जितने मटेरियल्स चाहिए, जितनी फंडिंग चाहिए और जितनी फैसिलिटीज चाहिए, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा। ये सब सुनकर बर्नेल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसका सालों का सपना आज सच होता हुआ दिख रहा था। लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग देखकर रूरी धीरे से फेडा से बोली, क्या ये आदमी सच में ठीक है? तब फेडा ने अपनी असली कंडीशन बताई, बदले में मुझे तुम्हारी रिसर्च से वेपन्स भी चाहिए। ये सुनते ही बर्नेल के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। ये ऑफर बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोन शार्क्स ने अभी कुछ देर पहले दिया था। बर्नेल ने सर झुकाकर कहा, अगर यही कंडीशन है तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वेपन्स लोगों की जान ले लेते हैं और शांति को खत्म कर देते हैं। मैं चाहता हूं ये दुनिया हमेशा पीसफुल रहे। फेडा ने उसकी बात शांति से सुनी, फिर बोला, तो तुम पीस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, लेकिन जिन मॉन्स्टर्स पर तुम रिसर्च करते हो, क्या तुम जानते हो फार ईस्ट में सिर्फ एक मॉन्स्टर कितने लोगों की जान ले लेता है? बर्नेल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फेडा आगे बोला, हर 3 दिन बाद ग्रैंड ड्यूक वॉल्ड्रोवा खुद फ्रंट लाइंस पर जाती हैं। वहां उनका सामना डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर्स से होता है। ऐसे मॉन्स्टर्स जो एस्क्ला जैसे पूरे शहर को पल भर में मिटा सकते हैं, और हर बार वो अपनी जान दांव पर लगाकर उनसे लड़ती हैं। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को नहीं जानते, वो उनकी सैक्रिफाइस के ऊपर खड़े होकर आराम से पीस एंजॉय करते रहते हैं, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। इसीलिए
मुझे ऐसे वेपन्स की जरूरत है जो उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर सके, ताकि मैं वॉल्ड्रोवा के कंधों पर पड़ा ये बोझ हल्का कर सकूं। इसी वजह से मैं तुम्हें सबसे पहले अपना चीफ रिसर्चर बनाना चाहता हूं। फर्डा ने अपॉइंटमेंट लेटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। बर्नेल उस लेटर को देखकर इमोशनल हो गया, लेकिन वेपन्स बनाने का फैसला उसके लिए अब भी बहुत मुश्किल था। उधर फर्डा अपने मन में सोच रहा था, बर्नेल मार्की, जिसे आज सब मेसी स्कॉलर कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फ्यूचर में यही इंसान मैजिकल इंजीनियरिंग की नई एज की शुरुआत करेगा और एक दिन पीस को बचाने के लिए वॉर लड़ने से भी कभी पीछे नहीं हटेगा। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और जबरदस्त मानवा एक्सप्लेन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।